हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों, हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत, सजीवों का संसार। हम लोगों को सबको पता है कि हमारा भारत बहुत विविधता से बड़ा देश है और हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जब हम पूरे संसार की बात करते हैं तो पूरे संसार में हमको बहुत सारे जीव मिलते हैं, बहुत सारे जीव जंतु और पौधों की वैरायटी आज तक खोजी जा चुकी है। तो हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आगे का चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैम ने लिखा है क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड और नीचे लिखा है जीव जगत। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये जीव जगत मैम ने इतना ज्यादा मेहनत करके कलरफुल क्यों बना दिया? चाहूं तो मैं केवल इसको ब्लैक कलर में ही लिख सकती थी, है ना? लेकिन ऐसा क्यों बनाया, इसका रीजन क्या है? आई थिंक आप सब बहुत समझदार हैं, बड़ी क्लास में हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। जीव जगत को इतना कलरफुल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जीव जगत विविधताओं से भरा हुआ है। क्या है इसमें, क्या पाई जा रही है बच्चों? इसमें पाई जा रही है बायोडाइवर्सिटी। क्या पाई जा रही है? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि क्या पाई जा रही है बेबी? जैव विविधता पाई जा रही है बच्चों। इसमें जैव विविधता में क्या पाई जा रही है? जैव विविधता पाई जा रही है ना? बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के रूप, अलग अलग जीव लिए हुए होते हैं। कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ वाइट ब्लडेड होते हैं, कुछ कलर में ग्रीन होते हैं, कुछ कलर में रेड होते हैं, यानी कि बहुत सारी, वो जैसे जब मैं ये लाइन बोल रही हूँ कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वैरायटी पाई जा रही है, तो आप इस शब्द को केवल एक शब्द बायोडाइवर्सिटी से डिनोट कर सकते हैं कि हमारे जीव जगत में विभिन्न प्रकार की जीवों के प्रेजेंस के कारण बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जा रही है। ठीक, मैंने आपको पिछली कुछ कक्षाओं में, अगर कोई बच्चे ने आज से ज्वाइन किया है तो एक क्विक रिवीजन लेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी वो है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद उसके मेनली 2 ब्रांचेस होते हैं। एक तो जूलॉजी, जिसमें जंतुओं का यानी कि एनिमल्स का स्टडी किया जाता है, और दूसरा है बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम पौधों का या वनस्पतियों का स्टडी करते हैं। तीसरा एक और साइंस है बच्चों, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन या स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। इतने आपको एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं अपनी आंखों से, उससे 4 गुने ज्यादा ऐसे हैं जो आपको आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ते। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? सर अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सर थियोफ्रेस्टस हैं। लिविंग बीइंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिविंग बीइंग के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन, नंबर 3 इज मेटाबॉलिज्म। आई हैव टॉट यू, इसको पहले भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए केवल रिवीजन करा रहे हैं। क्या होती है उनके अंदर? संवेदनशीलता होती है, और क्या होती है? अनुकूलता होती है, मतलब सेंसिटिविटी होती है, और एडेप्टेबिलिटी होती है। वो क्या करते हैं? अपने आसपास के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो वातावरण होता है उसमें जो संवेदनशीलता होती है उसके प्रति सजग रहते हैं, मतलब उन्हें समझ में आता है, पता चलता है कि क्या हो रहा है। प्रोकैरियोट्स से लेकर के यूकैरियोट्स तक और पौधे सभी पर्यावरण के संकेतों के प्रति संवेदना यानी कि सेंसिटिविटी दर्शाते हैं, है ना? और क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों? लाइफ साइकिल चलता है। लाइफ साइकिल कैसे चलता है? जन्म होता है और क्या होती है? मृत्यु होती है। किसी भी जीव का क्या होता है?
जन्म होता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच के टाइम को क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। यानी कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो खेल है, जो जीवन और मृत्यु के बीच का जो टाइम है, वही क्या कहलाता है बच्चों? जीवन अवधि कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? जो भी लिविंग बीइंग होगा उसमें क्या होगा? सेल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, है ना। उसके अंदर और क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, न्यूट्रिशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, है ना। मैंने आपको बहुत बताया था पिछली कक्षाओं में कि हम भारत क्या है। देखिए भारत क्या है, हमें भारत के बारे में स्टडी करना है ज्यादा। तो भारत क्या है? विश्व के 12 मेगा विविधता वाले क्षेत्रों में एक है। यानी कि बिगेस्ट बायोडायवर्सिटी जिसमें पाई जा रही है उसमें भारत भी एक है। उन 12 देशों में भारत का भी नाम है। क्यों हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में क्या है? एकता में अनेकता है। क्या है बच्चों? एकता में अनेकता है। ये आज नहीं, बहुत पहले ही कहा गया था। तो ये कोट बहुत पुराना है। क्यों कहा गया था? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे भारत देश में क्या है? जैव विविधता बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। यानी कि भारत जो है वो विश्व के 12 मेगा जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। इनमें क्या है? कितनी? देखिए 45,000 नोन, इतनी जातियां तो पौधों की हैं। 45,000 तो पौधों की जातियां पाई जा रही हैं भारत में, जो रिसर्च हो चुकी है और साबित है कि वो भारत में पाई जा रही हैं। और जंतुओं की संख्या जो है बच्चों वो इसकी जस्ट दोगुनी है। जंतुओं की संख्या जो है वो इसकी जस्ट दोगुनी है। कितनी है? इसकी डबल है, इसकी जस्ट डबल है, इसकी दोगुनी है। किनकी संख्या? जंतुओं की। यानी कि आप ये मान के चलें कि अगर 45,000 पौधों की है तो जंतुओं की कितनी है? जंतुओं की कितनी है? 45,000 का डबल कर दीजिए तो जंतुओं की लगभग 90,000 के आसपास स्पीशीज नोन है जो इंडिया में पाई जा रही है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बड़े और छोटे प्रोकैरियोट्स भी हैं, यूकैरियोट्स भी हैं। तो क्या करना है अब इसमें? आपको ये समझना था, मैं ये समझा रही थी कि इतने सारे विविधता भरा देश है हमारा, या इतना जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में इतनी सारी विविधता पाई जा रही है, तो इसमें हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि किसको क्या नाम देना है, किसको कैसे पढ़ना है? तो उसके लिए हमें क्या है बच्चों? वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ गई, है ना। इसको सिंपल समझेंगे, क्लासिफिकेशन। लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन एक बार अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो वो इजी लगेगा। इतना इजी नहीं है क्योंकि यू हैव टू लर्न दीज वर्डिंग्स। ठीक है, वर्गीकरण क्या है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और उनके पास 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं। तो उन 5 बच्चों का अगर वो नाम नहीं रखते हैं तो क्या उन बच्चों को वो किस नाम से पुकारेंगे? वो कैसे जानेंगे कि ये मेरा बड़ा वाला है, ये मेरा छोटा वाला है? मान लीजिए एक को बड़े, छोटे, मंझले ऐसे बोल दिया, फिर भी तो 2 बाकी रह जाते हैं ना। तो उनको नाम देने के लिए सभी 5 बच्चों का क्या किया जाता है बच्चों? नामकरण किया जाता है और नाम रख दिया जाता है ताकि फ्यूचर में वो उसी नाम से जाने जाएं। तो उसमें क्या किया जाता है? इसी तरह से जो भी जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, इनको क्या करते हैं बच्चों? जब भी इनकी खोज हो गई तो उनका नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? नामकरण कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन यानी कि क्या है? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए है। वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए कि किसी भी चीज को अगर आपको पहचान देनी है तो उसके लिए यू हैव टू क्लासिफाई, उसको नामकरण करना पड़ेगा। जैसे हमारा और आपका नामकरण हुआ है, मैं हूं समता, आप जो भी हैं
तो आपको हमारे माता पिता ने क्या दिया था, एक नाम दिया था। जब मैं हुई तो मुझे मेरे माता पिता ने एक नाम दिया और वही नाम मेरा लाइफ लॉन्ग चलेगा, है ना। तो मतलब मैं समता नाम से पहचानी जाऊंगी। सामने जो बच्चे हैं वो भी जिस नाम के हैं वो उनके माता पिता द्वारा दिया गया नाम है और वो उस नाम से भविष्य में पहचाने जाएंगे। तो वर्गीकरण सिंपल क्या है बच्चों, वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ आसान दृश्य गुणों के आधार पे, मतलब जो दिखाई देते हैं, जो फिजिकली विजिबल हैं, जो नेकेड आई से दिखाई देते हैं, उनके आधार पर जीवों को सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल है कि हम पौधों और प्राणियों को, कुत्ता है, बिल्ली है, कीट है, इनको सरलता से पहचान लेते हैं। तो हमें जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उसमें हमें क्या कहना है, अगर हमें कहना है कि स्तनधारी, स्तनधारी, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स, मतलब जिनके बेबीज होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि उनके पास कान होंगे, उनके शरीर पे बाल होंगे। अगर हम गन्ने के विषय में चर्चा करें, मान लीजिए हम ये डिस्कशन करते हैं कि चलो हम गन्ने के बारे में डिस्कशन करते हैं। गन्ना क्या, एक पौधा हो गया, यानी कि शुगर केन हो गया। तो जब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो क्या आपके दिमाग में फटाक से आपके गन्ने का पौधा आ गया, आपके दिमाग में आपको दिखाई पड़ रहा है कि गन्ने का पौधा कैसा होता है ना। तो इसीलिए ये जो सभी स्तनधारी होते हैं या मैमल्स होते हैं, ये सुविधाजनक वर्ग है जो आपकी आंखों से दिखाई पड़ते हैं। तो हम इनके लिए, इन वर्गों के लिए एक वैज्ञानिक शब्दावली होती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टैक्सा कहते हैं। टैक्सा क्या है, वैज्ञानिक शब्दावली। ये शब्द, क्योंकि आपका ये आपका हायर स्टडीज का पहला सीढ़ी है क्लास 11th, तो इसलिए इन शब्दों के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम रफ्तार पकड़ेंगे, पढ़ाते चलेंगे आगे आगे बच्चों, और आप सब इसको नोट करते चलेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली को हम क्या कहते हैं बच्चों, टैक्सा कहते हैं। अब टैक्सा विभिन्न स्तरों पर सभी वर्गों को बता सकता है। पौधा भी क्या है, पौधा भी क्या है बच्चों, एक टैक्सा है। पौधा क्या है, एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या हैं, ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन कुत्ता क्या है, इसमें मैमल्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि स्तनधारी है। इसीलिए प्राणी, स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। ठीक, अब गुणों के आधार पे विभिन्न टैक्सा में वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी टैक्सा भी कई तरह से वर्गीकृत किए जा रहे हैं। ठीक, टैक्सा भी कई तरह से वर्गीकृत किया जाए। इसको आप चाहें तो लर्न कर लें, चाहे तो मेरी आवाज से समझ लें, और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। गुणों के आधार पे क्या करते हैं, विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करते हैं। जैसे गुण कौन कौन से होंगे बच्चों, गुण कौन कौन से होंगे, एक तो बाह्य और आंतरिक संरचना, है ना, आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर। आउटर एंड, देखिए आपको क्योंकि वर्गीकृत करना पड़ेगा तो इसलिए आपको समझना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर के हमको इसका वर्गीकरण करना है, क्योंकि इतना सब कुछ आप लर्न नहीं कर सकते, आपको वर्गीकरण करना आना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में आपका नॉमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसी तरह से बायोलॉजी में भी आपको नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। तो क्या क्या गुणों को लेके आप आगे बढ़ेंगे वो आपको देखना होगा। गुणों में क्या क्या देखना है आपको, एक तो आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर, आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर यानी कि बाह्य और आंतरिक संरचना। क्या है बच्चों, बाह्य और आंतरिक संरचना। उसके बाद क्या करना है, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस, विकासीय डेवलपमेंट का प्रोसेस, किस तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस वो देखना है कि पहले अंडा, मतलब पहले किसी उसका पहले एग आया या मैमल है तो उसका बेबी आएगा, तो उस तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस उसका कैसा है ये आपको देखना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है बच्चों, यही आधुनिक वर्गीकरण के आधार हैं, आधुनिक वर्गीकरण के आधार हैं। ये क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ये आधार हैं। ये क्या है,
यही मॉडर्न क्लासिफिकेशन की यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार हैं। इन्हीं को बेस बना करके मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए उनका विशेषीकरण देखना है आपको, यानी कि कैरेक्टराइजेशन करना है। क्या करना है बच्चों? कैरेक्टराइजेशन करना है, यानी कि आपको उनका विशेषीकरण देखना है, उसमें क्या विशेषताएं पाई जा रही हैं, उस अमुक जीव में या जंतु में या पौधे में क्या विशेषता पाई जा रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है? पहचान करनी है। उसका क्या करना है बच्चों? आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या करना है? पहचान करनी है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों? नॉमेनक्लेचर करना है। उसके बाद क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? नॉमेनक्लेचर। जब आपने उसकी पहचान कर ली और उसकी विशेषताओं के बारे में जान लिया, तब आपको क्या करना है बच्चों? तब उसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करना है। आप भी कर सकते हैं, मैंने भी अपनी पढ़ाई के टाइम पे यही क्लासिफिकेशन का तरीका समझ के और नॉमेनक्लेचर करना सीख लिया था। उसके बाद और क्या करना है? तो यही ये प्रक्रम है जो क्या है बच्चों? यही टैक्सोनॉमी के आधार हैं, यानी बेस ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो यही सब है, बेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं वार्गिकी, यानी वर्गीकरण का वो विज्ञान जिसमें हम अलग अलग नाम देते हैं और उनको जीनस स्पीसीज इसमें सब में क्लासिफाई कर देते हैं, उसे ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन क्या है बच्चों? जीवन के 3 डोमेन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3, please write down in your copy, 3 domains of life। कौन कौन से? एक वैज्ञानिक का नाम था कार्ल वूज। क्या नाम था? उन वैज्ञानिक का क्या नाम था? कार्ल वूज। वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल वूज। क्या नाम था उन वैज्ञानिक का? सर कार्ल लूज। सर सबके नाम के आगे, हर वैज्ञानिक के नाम के आगे हम सर इसलिए लगा देते हैं बच्चों क्योंकि वो उन्होंने हमारे लिए बहुत रिसर्च की है और वो सम्मान के पात्र हैं। ठीक है, तो कार्ल वूज सर ने क्या किया कि विविध प्रकार के जीवों को 3 डोमेन में बांटा। ठीक है, डोमेन जगत से बड़ा टैक्सोन है ना, जैसे किंगडम से बड़ा है डोमेन। ठीक है, डोमेन जो है ये किंगडम से बड़ा है, डोमेन जो है ये किंगडम से भी बड़ा है ना, डोमेन जो है ये किंगडम से भी बड़ा है। ठीक है, अब डोमेन यानी कि 3 डोमेन्स में बांट दिया। ठीक, किसने बांट दिया? कार्ल वूज ने। एक तो बांटा इन्होंने डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया। ठीक, ये आपका नीट के हिसाब से भी प्रिपरेशन हो रहा है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। उसके बाद हमें नोट करना है डोमेन आर्चिया। मैंने आपको क्या बोला था क्लास 1 में ही, जब आपका वेरी फर्स्ट क्लास लिया था मैंने, कि स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आपको एक बार चेक कर लेना होगा मेरे लिखने के बाद भी, क्योंकि मैं बीच बीच में कभी गलत भी लिखूंगी और ये कोशिश करूंगी, ये सोचूंगी कि आप उसको करेक्ट करें। तो इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, उसमें कमांड होना चाहिए स्पेलिंग्स पे, क्योंकि स्पेलिंग्स पे नंबर कट जाते हैं। टीचर को ये समझ आ जाता है कि इसको स्पेलिंग नहीं आती, तो मतलब वो बच्चा उतना अच्छा हो सकता है ना हो। डोमेन बैक्टीरिया में क्या है, इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया है। ठीक है, किसको रख दिया गया है? प्रोकैरियोट्स को, यानी कि यूनिसेल्युलर को रख दिया गया। इतना आपको समझ लेना है कि प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत। ठीक है,
उसके बाद डोमेन आर्चिया के अंतर्गत क्या किसको रखा गया? आर्की बैक्टीरिया को। किसको रखा गया? आर्की बैक्टीरिया को रख दिया गया। ये फ्लो चार्ट बना लीजिए फटाफट। आर्की बैक्टीरिया को रख दिया गया और उसके बाद एक और डोमेन उन्होंने दिया जिसको उन्होंने नाम दिया डोमेन यूकैरिया। EUKARYA यूकैरिया। ठीक, और इसमें क्या रखा बच्चों उन्होंने? डोमेन यूकैरिया के अंतर्गत उन्होंने किसे किसे रखा? देखो, प्रोटिस्टा को भी रखा इसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को रखा। ये सारे नए वर्डिंग्स है आपके लिए ना। प्रोटिस्टा को रखा, उसके बाद किसको रखा उसमें इन्होंने? नोट कर लिया आप सभी ने, प्रोटिस्टा को रखा गया। उसके बाद और किसको रखा गया? पादप जगत को, यानी कि जितना पादप जगत में जितने भी पौधे हैं उन सबको डोमेन यूकैरिया में रख दिया गया। उसके बाद किसको रखा गया बच्चों? जंतु जगत को भी इसी में रख दिया गया। जंतु जगत को भी इसी में रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद किसको रख दिया? ये इसमें कवक जगत को भी इसी में रख दिया गया। कवक जगत को भी इसी में रख दिया गया। इसका मतलब कि सर कार्ल वुल्फ के अनुसार डोमेन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डोमेन बैक्टीरिया जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डोमेन इज डोमेन आर्चिया, और इसमें क्या है? आर्की बैक्टीरिया आते हैं। तो ये आर्किया कहलाता है, ना कि आर्चिया कहलाएगा, यानी कि इसमें च नहीं आएगा, क आएगा। H इज साइलेंट इन द आर्किया। थर्ड डोमेन इज डोमेन यूकैरिया, और इसमें कौन कौन से आ गए? प्रोटिस्टा, पादप जगत यानी कि सभी वनस्पति जगत के, और उसके बाद जंतु एनिमल किंगडम के भी, और प्लांट किंगडम भी, और फंगस किंगडम भी। कौन कौन से आ गए? प्रोटिस्टा, ऑल द प्लांट किंगडम, जितने भी पौधे हैं पादप जगत में वो सभी डोमेन यूकैरिया में आ गए। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया भी यूकैरिया में आ गया, और कवक जगत यानी कि फंगस वाला भी यूकैरिया में आ गया। ठीक, इतना आप नोट कर लें। सारे बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। सर कार्ल वुल्फ ने डोमेन सिस्टम दिया था, और ये डोमेन सिस्टम जो होता है ये किंगडम से बड़ा होता है। ये जो डोमेन सिस्टम होता है बच्चों, ये किंगडम से बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नोट करेंगे, क्या है? टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं हम? टैक्सोनॉमी मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप चाहें तो इसको पूरे सेंटेंस बना करके भी लिख सकते हैं। क्या है टैक्सोनॉमी? क्या है? क्लासिफिकेशन में यूज किया जाने वाला सिद्धांत और विधियों का अध्ययन। सिद्धांत, इसमें कौन कौन से सिद्धांत लगाए गए हैं, कौन कौन सी तरीके हैं, उससे क्या होता है? टैक्सोनॉमी उसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसे कहते हैं बच्चों? जीवों की पहचान, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, और क्या? आइडेंटिफिकेशन भी, जो मैंने आपको ऊपर एक बार बताया है, आइडेंटिफिकेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो आपको बोलना है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बच्चों, समय की कमी के कारण हम लोग इतना ही कर पाए। आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग सरल से कठिन की ओर चलेंगे। पहला ही चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मन लगा के सभी पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और कुछ समस्या होने पर आप मुझसे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।